हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का इतिहास। अगर दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और हम वन बाय वन इसमें सभी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। अगर आप पैट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर जितने भी पैट का सिलेबस है वो कंप्लीट करने वाले हैं इन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर। तो आप वीडियो पे बने रहे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैट से बनने वाले हैं और जो भी सिलेबस दिया गया है वो हम सब इसमें कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, दिल्ली सल्तनत के कुल कितने वंश थे। यानी कि क्वेश्चन बन सकता है दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे। तो यहाँ से आप ध्यान से पढ़ते चलेंगे। तो इसमें दिया गया है दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में वंश थे 5। कितने वंश थे दोस्तों? 5 वंश थे दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखा है कुल कितने वंश थे 5। कौन कौन से वंश रहे? तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक्स है जो कि आपको याद रखनी है, यानी कि जी के TSL जी के तो सरल है, यानी कि आप इसे ट्रिक्स बना सकते हैं। जी के तो सरल है, यानी कि लिख रखा है GKTSL, यानी कि जी के तो सरल है। यानी कि जैसे बनेगा गुलाम वंश, और इसके बाद कैसे बनेगा खिलजी वंश, और टी से बनेगा तुगलक वंश, और एस से बनेगा सैयद वंश, और एल से बनेगा लोधी वंश। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से इसमें कितने वंश होते हैं? 5 वंश है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि किस वंश का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा और किस वंश का कार्यकाल सबसे कम रहा। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं सबसे कम शासनकाल किस वंश का रहा, तो सबसे कम शासनकाल रहा खिलजी वंश का। किस वंश का रहा दोस्तों सबसे कम शासनकाल? खिलजी वंश का। और कितने दिनों का रहा? ये रहा था 30 वर्ष का। 30 वर्ष का शासनकाल रहा खिलजी वंश का। बात करते हैं सबसे अधिक लंबा शासनकाल किस राजवंश का रहा। तो सबसे बड़ा शासनकाल जो रहा था वो रहा था तुगलक वंश का। किस वंश का रहा था दोस्तों? तुगलक वंश का सबसे बड़ा शासनकाल रहा। और दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, यानी कि कौन सा कार्यकाल किससे कब तक रहा, यानी कि कौन से सन से कब तक रहा, ये भी बन सकता है। अगर हम बात करते हैं गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा। इसमें देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1206 से 1290 तक। और बात करते हैं खिलजी वंश की, तो ये रहा 1290 से 1320 तक। यहाँ 1320 है दोस्तों, ये इसके नीचे आ रहा है। तो 1290 से 1320 तक रहा। बात करते हैं तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा, जो कि सबसे लंबा शासनकाल था। बात करते हैं सैयद वंश की। सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से 1451 तक रहा। और लोधी वंश का कार्यकाल 1451 से 1526 तक रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये सन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। तो सबसे बढ़िया ट्रिक है, कितने राजवंश थे इसमें? 5 राजवंश थे। और कौन कौन से राजवंश थे? तो आपको ये याद रखना है, जी के तो सरल है, यानी कि जे से गुलाम वंश, जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश, और एल से लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब जा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब पढ़ेंगे हम वन बाय वन, एक एक को पढ़ लेंगे इसमें, यानी कि कौन सा राजवंश में क्या क्या हुआ, क्या क्या कौन कौन से इसके वंशज थे जो भी इसमें रहे हैं, राजा रहे इसमें। तो दोस्तों बात करते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कैसे कैसे क्या हुआ, वो हम इसमें जानते हैं। गुलाम वंश यानी कि गुलाम वंश डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी बोल सकते हैं, जो कि 1206 से 1290 तक रही। कार्यकाल भी आप इसका विशेष का ध्यान रखिएगा। और इसके अन्य नाम की बात करते हैं गुलाम वंश की, तो अन्य नाम इसे दास वंश भी कहा जाता था दोस्तों। क्या कहते थे इसको? दास वंश। और एक परीक्षा में पूछा गया था स्लेव डायनेस्टी, यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट ही इंग्लिश में पूछ लिया था, जो कि गलत हो गया था मेरा क्वेश्चन इसमें। यानी कि उसमें पूछा था स्लेव डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वे कौन थे। तो स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है गुलाम वंश को ही। तो गुलाम वंश को ही स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, यानी कि दास वंश। और इसके बाद इसी का दूसरा नाम है दोस्तों ममलूक वंश। ममलूक वंश भी इसी को कहते हैं, और इलबरी वंश भी इसी को कहा जाता है। तो आप इन नामों को भी याद रखिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षा में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश में कुल शासक कितने रहे? 11 शासक रहे गुलाम वंश में। तो हम एक एक को देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। और इसने राजधानी जो है लाहौर में बनाई थी अपनी। राजधानी कहाँ रखी थी इसने? लाहौर में। और सैन्य राजधानी इसकी थी इंद्रप्रस्थ। सैन्य राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, राजधानी लाहौर थी, और गोरी का गुलाम था। अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गोरी का गुलाम था। इसे जो है इसने खरीदा था गोरी ने। किससे खरीदा था दोस्तों? इसने जो है अजीज, इसे मिर्जा अजीज काका से खरीदा गया था। गोरी ने खरीदा था इसको। किससे खरीदा था दोस्तों? इसे भी यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बना है, यानी कि अजीज काका से खरीदा था। किसने? गोरी ने। गोरी ने मिर्जा अजीज काका से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को 2 उपाधियाँ दी, यानी कि मोहम्मद गौरी ने जो है गौरी ऐबक को 2 उपाधियाँ दी थी। कौन कौन सी उपाधि दी थी दोस्तों? वो दी थी मलिक की उपाधि दी और सिपह सलाहर की उपाधि प्रदान करी इसको। ऐबक गौरी का दामाद भी बना, यानी कि गौरी इसने जो ऐबक ने है बहुत अच्छे काम करे, अच्छा गुलाम रहा उसका, तो इसका जो है दामाद भी बन गया था ये। बात करते हैं गौरी ने इसे शुरुआत में अमीर अखूर पद दिया। अमीर अखूर पद दोस्तों क्या होता है, इसे भी जान लेते हैं। अमीर अखूर पद होता है घोड़े के अस्तबल का प्रमुख, यानी कि जो घोड़े का अस्तबल होता है जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं, उसका प्रमुख जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है घोड़े का अस्तबलों का, वही बनाया इसको अमीर अखूर। किसको बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आगे दिया गया है। शासनकाल इसका 1206 से 1210 तक रहा। अगर इसके शासनकाल की बात करें 1206 से 1210 तक 4 वर्ष का इसका शासनकाल रहा। और मृत्यु इसकी कैसे हुई थी दोस्तों? मृत्यु हुई थी इसकी चौगान खेलते हुए, जिसे पोलो कहते हैं लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते हुए, जिसे पोलो कहा जाता है, घोड़े से गिरकर। आगे चलते हैं दोस्तों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐबक के अदर नेम, यानी कि इसके अलग अलग नाम भी रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के। क्या क्या नाम थे इसके, जिन जिन नामों से इन्हें जाना जाता है वो भी एक बार हम इसमें देख लेते हैं। इसका पहला नाम था दोस्तों पीलवंश, वो पीलबख्श, इसको पीलबख्श भी कहा जाता था। पीलबख्श क्यों कहते थे इसको? क्योंकि ये हाथियों का दान करने वाला था, इसने हाथियों का दान किया, इसलिए इसको ऐबक को पीलबख्श भी कहा गया। और इसको लाख बख्श भी कहते थे, क्योंकि लाखों का दान करता था ये। और इसी को हातिम द्वितीय भी कहते थे, और कुरान खां भी इसी को ही कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम आप याद रखिएगा। पहला नाम पील बख्श है, हाथियों का दान करने के कारण इसका नाम पड़ा ये। लाख बख्श कहा जाता, लाखों का दान करने के कारण। हातिम द्वितीय इसी का नाम था, और कुरान खां भी इसी का ही नाम था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया, और न ही खुतबा यानी कि प्रशंसा पत्र पढ़वाया, यानी कि अपना प्रशंसा पत्र भी इनने पढ़वाया नहीं, और कभी अपने नाम का कोई सिक्का भी इसने नहीं चलाया। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। अगर यहाँ से पूछा जाए, यानी कि जो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसके गुरु का क्या नाम था? तो इसके गुरु का नाम था दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती थे, यानी कि नहीं, चिश्ती तो दोस्तों इसके गुरु के गुरु थे ये। तो ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था, यानी कि ऐबक के जो गुरु थे वे बख्तियार काकी थे। और बात करें बख्तियार काकी के जो गुरु था वो कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती थे, यानी कि इसके जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे वे इसके गुरु के गुरु थे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इसने कौन कौन से काम करवाए, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि कौन कौन से किले बनवाए। तो देखिए यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो निर्माण करवाए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, यानी कि जो दिल्ली में है, इसका निर्माण करवाया इसने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कि अजमेर राजस्थान में है, ये भी इसी ने बनवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया, यानी कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी, जिसकी हाइट 72.5 मीटर है। और 1993 में इसे कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कुतुब मीनार को कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? 1993 में। इसे भी आप याद रखिएगा, 1993 में। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ऐबक ही एक गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहते हैं, यानी कि ऐबक को ही कहा जाता है गुंबद कला और मेहराब कला का जनक। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए गुंबद कला और मेहराब कला का जनक किसे कहते हैं? ऐबक को। ऐबक का दरबारी कवि कौन था? हसन निजामी। ऐबक के दरबारी कवि का नाम क्या था दोस्तों? हसन निजामी। ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है, जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद दूसरा शासन आता है इसमें आराम शाह का। आराम शाह का जो शासनकाल होता है ये होता है दोस्तों 1210 से 1211 तक। 1210 से 1211 तक आराम शाह आता है ऐबक के बाद। इसको इल्तुतमिश ने हरा दिया था जोड़ों के युद्ध में। किस युद्ध में? जोड़ के युद्ध में इसको हरा दिया था, और उसके बाद बैठा था गद्दी पर इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक रहा इसमें। तो जो आराम शाह था 1 साल तक ही गद्दी पर बैठा, और इसके बाद इल्तुतमिश इस गद्दी पर बैठ गया आकर, जो कि 1211 से 1236 तक रहा, यानी कि 25 साल इस गद्दी पर बैठा ये। गोरी के गुलाम का गुलाम ऐबक का गुलाम था, ऐबक का दामाद भी बना। यानी कि अगर बात करें इल्तुतमिश कौन था, तो इल्तुतमिश जो था गुलाम का गुलाम था। क्यों कहते हैं गुलाम का गुलाम? क्योंकि जो ऐबक था वो गोरी का गुलाम था, और जो गोरी का गुलाम ऐबक था, और इसका गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए इसको कहा जाता है गुलाम का गुलाम। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गोरी के गुलाम का गुलाम था। बात करते हैं इसने राजधानी कहाँ बनाई। तो इसने राजधानी बनाई थी दोस्तों दिल्ली में। कहाँ बनाई थी इसने राजधानी? दिल्ली में इसने राजधानी बनाई। किसने? इल्तुतमिश ने। आगे बात करते हैं इल्तुतमिश को दिल्ली को
इल्तुतमिश को दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर बात करें दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई। इक्ता प्रथा क्या होती है? इक्ता प्रथा का मतलब होता है यानी कि जो इसके शासनकाल में जो सैनिक थे उनको ये क्या देता था, भूमि दान करता था। क्या दान करता था उनको? भूमि। तो उसी को कहा गया इक्ता प्रणाली। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद तुर्क ए चलगानी यानी कि 40 सरदारों का गठन इसने किया। तुर्क ए चलगानी कहा गया जिसको इल्तुतमिश ने कराए। आगरा में न्याय का घंटा इसने लगाया था। कहाँ लगवाया था दोस्तों? आगरा में न्याय का घंटा इल्तुतमिश ने ही लगवाया। इल्तुतमिश के समय का इतिहास तारीख ई फिरोज शाही ने लिखा है। ठीक है, किस में लिखा गया है? इसका इतिहास तारीख ए फिरोज शाही में लिखा गया है, जो कि बर्नीस के लेखक है जिसने इनका इतिहास लिखा है। किसका? इल्तुतमिश का। आगे बात करते हैं खलीफा से खिलाअत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान बना कौन? यही बना था। खलीफा से खिलाअत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश ही बना। तराइन का द्वितीय युद्ध 1215 में यल्दौज को इल्तुतमिश ने हराया था। यल्दौज को किसने हराया था? इल्तुतमिश ने तराइन के तृतीय युद्ध में। किस युद्ध में हराया था दोस्तों? तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को हराया। करेंसी यानी कि करेंसी इसके शासनकाल में कौन कौन सी चली थी? जो जीतल प्लस टांका से मिलकर बनी हुई थी। ठीक है, ऐसी मुद्रा चली जीतल प्लस टांका। जीतल कॉपर को कहा जाता है यानी कि तांबे को। बात करें टंका बोलते हैं चांदी को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश के समय में 1221 में जो है मंगोलों ने आक्रमण किया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही 1221 में मंगोलों का आक्रमण हुआ। नेतृत्व जो कर रहे थे उस टाइम मंगोलों का वो चंगेज खां कर रहे थे। कौन कर रहे थे दोस्तों? चंगेज खां। और इन्हीं के शासनकाल में ही आक्रमण हुआ। मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है और सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया है। इल्तुतमिश ने बड़े छोटे महमूद की याद में बनवाया था। इल्तुतमिश ने बड़े बेटे, जो इसका बड़ा बेटा था महमूद, उसकी याद में इसने ये बनवाया था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था अपने बड़े बेटे महमूद की याद में। इसके बाद बात करते हैं टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाया, यानी कि टकसाल का नाम किसने लिखवाया था सिक्कों पर दोस्तों? तो वो इल्तुतमिश ने ही लिखवाया था। बात करते हैं अतारकिन का दरवाज़ा जोधपुर में इल्तुतमिश ने बनवाया। कौन सा दरवाज़ा? अतारकिन का दरवाज़ा। अतारकिन का दरवाज़ा किसने बनवाया था दोस्तों? वो इल्तुतमिश ने बनवाया। और कहाँ पर है अतारकिन का दरवाज़ा? ये जोधपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इल्तुतमिश का दरबारी कवि कौन था? इल्तुतमिश का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? मिनाज ए सिराज। मिनाज ए सिराज इल्तुतमिश का दरबारी कवि था। इल्तुतमिश का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? मिनाज ए सिराज। इसे आप याद रखिएगा। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। और किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने ही बनवा दिया था। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया स्टार्ट कर दिया था कुतुब मीनार को, जो कि 72.5 मीटर की है, और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो बढ़िया लगी है, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।